रात के 3 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं ऐसा से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ चली गई। मैं बाहर सेन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सेन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मुझे मेरी बहन की आवाज़ थी जो कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। और कोई बंदा था जो बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, कुछ सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर इन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, सैमा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे यह भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ऐसा से दरवाज़ा खोलो और घर में से कोई शोर सुन के जाग ना जाए। शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आपको गलतफहमी हुई है, मैं वाशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएँ आप। मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने देख लिया है, ये नदीम ही है ना, वो आवारा लड़का, उसके साथ तुम रंगरलियाँ मना रही थी। तुम्हारे भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊँगा। अभी फिर सैमा ने कहा, अच्छा भाई, आप किसी को ना उठाए, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सैमा ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का नदीम वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार नदीम, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर शक पहले था अपनी बहन पे कि शायद वो किसी तरह के काम में मलूस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों उसे देख लिया था। उसके पास वो करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच? और फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, और ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, आज से जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, आसिफ, तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अम्मी और अब्बू को पता चल गया तो कि मैं नदीम के साथ थी तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस नदीम को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद नदीम पहले से ही बहुत डरा हुआ था, ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, आसिम, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था, ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गए, अब मैं नहीं जाऊँगा खुद को बगैर सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ लिया और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको, मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात भी बताती रहना। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं सैमा, ऐसे जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा, कल तुम्हें सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त सुन लो।
میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کے ہاتھ میں بھی لیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں واپس آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب سے ندیم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں ایسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں یا میری امی باہر کسی کہنے میں نہ آئیں اور یہ کام نہ کر لیں۔ آخر کار وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی، آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی، مجھے کہنے لگی آصف آج اٹھ کے میں تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں نے کہا ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ امی نے کہا اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے کیسے بات کروں، اور پھر میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ آئے کہ امی کے ساتھ۔ خیر میں نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا اب بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا شرط ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آیا تو چھوٹے نے دکان کھول کے صاف ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پہ بیٹھتے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا جس سے میں محبت کرتا تھا، اس کا نام ثنا ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سوڈا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی، مجھے کہا آصف میں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے تو مجھے دے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں، اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک بٹن والا موبائل تھا، میں نے اسے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور پھر گھر جا کے مجھے فون کیا۔ مجھے کہا کہ آصف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، تم مجھ سے ملنے کی کوشش کرو، رات پھر تمہیں یاد کرتی ہوں، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملتا نہیں کہ میں وہاں جا کے مل لیں۔ پھر ثنا نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تمہیں اچھی لگتی ہے تو میں نے کہا کیا بتاؤ؟ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کی کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آ جاؤں گی، تم بھی آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے مل لیں گے۔ میرا دل تو بڑا کیا کہ ثنا کے ساتھ ملوں، کیونکہ وہ خوبصورت بہت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت میرے گھر کے پیچھے ہوتے تھے، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں ثنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر دوسرا آسرا بھی ہو گیا تھا میری بہن کی صورت میں۔ پھر میں نے ثنا کو کہا ثنا وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، میں وہاں نہیں مل سکتا، کوئی اور جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز آصف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دیں، تم اپنے امی ابو سے بات کرو، میرے گھر رشتہ بھیجو۔ میں بے شک ثنا سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کر کے اپنے پاؤں بیڑیاں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا ثنا ابھی تو میں نے اتنا اچھا کمانا بھی نہیں کیا، تمہارے سامنے کی بات ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے بس مشکل سے گھر کا خرچ چلتا ہے، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر ثنا کہنے لگے تب بھیجو گے جب میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حالت میں بھی مجھے تم رکھو گے میں اس حالت میں تمہارے ساتھ راضی رہوں گی، آصف خدا کے لیے وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حالت کچھ میری بھی ایسی تھی، ثنا سے شاید میں سچی محبت کرتا تھا، دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جو جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں اور پھر کمانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، اور ان کی عورتیں یہاں اکیلے میں کسی اور کے ساتھ، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک میں اپنی بیوی کو ساری زندگی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ نہ رکھوں گا۔ یہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے ثنا کو میں نے سمجھایا، اس نے کہا ابھی کچھ صبر کرو، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ اور ثنا کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم رات کو اس فصل میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا ثنا، اس نے کہا اچھا آصف تمہارے پاس کوئی چھوٹی سی تصویر ہوگی، میں اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی،
मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं उसे देखा करूँगी। असल में जो मोहब्बत होती है वो होते ही इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी के साथ मोहब्बत करती है तो फिर वो सच्चे दिल से करती है। शाह नबी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा अच्छा कल आ जाऊँगा, आज किसी भी टाइम आ जाऊँगा, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बना के आऊँगा और मेरी दुकान पे आ जाना और मैं तुम्हें दे दूँगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए उस छोटे को भेजो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफ़ी हद तक राजदार भी था। वो मेरी आदत से खूब वाकिफ़ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पे आती थी मैं असल में दिल फेंक बनता हुस्न परस्त भी हूँ। अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। खूबसूरत चीज़ों की मैं तारीफ़ करता हूँ, शायद इसलिए मुझे मोहल्ले वाले ठरकी कहते हैं। मैंने इस छोटे से कहा जाओ वो मोबाइल ले आओ। वो गया, मोबाइल लेके आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने छोटे को कहा आज मेरे घर खाना लेने मत जाना, मैं खुद ही घर जाके ले आऊँगा। उसने कहा अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं खाना खाने के बहाने घर आया तो अम्मी ने अभी खाना नहीं बनाया था। आसिफ तुम खाना लेने घर आए हो, उस छोटे को भेज देते। मैंने कहा हाँ वो छोटा काम में मसरूफ़ था इसलिए मैं खुद आया। उन्होंने कहा अभी तो खाना नहीं बना, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी, वो भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेली बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। उसने कहा भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, नदीम को। उसने कहा नहीं नदीम को नहीं, वो कोई और है, हमारी बरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा समा तुम रात नदीम के साथ ये काम क्यों कर रही थी, उसको पसंद नहीं करती। उसने कहा भाई वो तो मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। इसलिए फिर मैंने कहा समा ये गलत बात है, तुम अगर उससे मोहब्बत नहीं करते तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया। उसने कहा छोड़िए भाई, इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात अम्मी और अब्बू को बताओ। उसने कहा अम्मी और अब्बू ये बात नहीं मानेंगे इसलिए तुम्हें बता रही हो। मैंने कहा कौन है। हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा था, उसमें लेबर शायद मजदूर थे। एक लड़का उसमें पठान था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत था। मेरी बहन ने कहा उस पठान को मैं पसंद करती हूँ, वो मुझे बहुत रात को मिलने आता है। पिछली रात भी वो आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का वज़ीरिस्तान का है तो मेरे अम्मा और अब्बा तो नहीं मानेंगे। शादी के लिए तुम अम्मी और अब्बू से बात करो, मेरी शादी उस पठान से कर दें, मुझे वो पठान बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा समा खबरदार, जो तुमने ये सोचा भी कैसी बातें कर रही हो। अब हम क्या अपनी बहन बेटी पठानों में दे देंगे। उसने कहा भाई आप मेरा ये काम कर दें, आप यकीन करें जो आपको सुकून दूंगी आप वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था मैं उसको मनाना कर पाया। मैंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। उसने कहा नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूँगी। मैंने कहा नहीं सर, खुदा के वास्ते ये काम बहुत मुश्किल है, इस पे बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ आज रात को मुझे सुकून दे दो। उसने कहा नहीं भाई, आज रात तो मैंने उस पठान से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूँगी, उसको मैं सुकून दूँगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा समा क्या हो गया तुम्हें, ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा हाँ बड़े भाई हो और अब मेरे राजदार भी बन गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने फिर कहा अच्छा समा कोई बात नहीं, उसको आज मना कर दो, आज तुम मुझे सुकून दो,
पहले थोड़ा सा दो, एक हाथ तक दो, लेकिन आज लाजमी दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने अम्मी और अब्बू से बात करूँगा, लेकिन तरीके से। हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि फ़लाँ लड़का है। मैं अम्मी और अब्बू को बिठाऊँगा और उनको बोलूँगा कि मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं ही किसी तरीके से चक्कर चलाऊँगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ ये काम कर दो, पूरी ज़िंदगी तुम्हें सुकून देती रहूँगी। मैंने कहा, अच्छा आज रात मेरे कमरे में आना, तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं ना, और फिर रिया, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम आ जाना। उसने कहा, आज नहीं कल आऊँगी। मैंने कहा, नहीं आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुम्हें उस पठान से मिलने नहीं दूँगा, सारी रात जागता रहूँगा। उसने कहा, अच्छा रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊँगी, 15 मिनट तुम्हारे साथ रहूँगी, और फिर 2 बजे पठान आ जाएगा तो मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिलूँगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर अम्मी भी खाना बनाने कमरे में चली आई। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आगे आने वाली हर आसानी तक आप तक पहुँचे।